दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के नए YouTube चैनल माही से पर, जिसमें दोस्तों हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग लेक्चर 3 तक कवर किए थे। आज का जो हमारा टारगेट है लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्वीय बल। इंग्लिश में इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों चाहे आप जैक बोर्ड के हों, चाहे आप CBSE बोर्ड के हों, चाहे आप ICSE बोर्ड के हों, यह लेक्चर जो है तीनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा कि कैसे पृथ्वी का जो छोटा जी का वैल्यू है वो वेरिएबल करता है अलग अलग प्लेस पर। तो बिना समय गवाए हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए एक बेसिक सा सवाल है कि क्या होगा अगर मैं किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ता हूँ। फॉर सपोज ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देता हूँ तो यह सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे गिर जाएगा। नीचे क्यों गिरता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है? इसलिए नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी जो है इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब जब भी कोई वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो आप सभी जब परिचित होंगे कि हर वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, और वह इस कारण से गिरती है क्योंकि पृथ्वी जो है उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि वस्तु का गिरने का कारण यह हुआ क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फॉर सपोज आप एक काम कीजिए, यहाँ पर सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा चुंबक है और आप अपने पास में यहाँ पर एक लोहा रखिए। क्या करेगा ये चुंबक, इस लोहे को अपनी तरफ झट से आकर्षित करेगी, मतलब इसमें आकर्षण बल होगा। तो पृथ्वी में भी वही आकर्षण बल होता है। तो जो पृथ्वी जिस आकर्षण बल से कोई वस्तु को अपनी तरफ खींचती है वही आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। अर्थात गुरुत्वीय बल का डेफिनेशन, यह परिभाषा यह निकल के आया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी वस्तु को हम फ्रीली छोड़ देते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, तो उस वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी का यह आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि जब किसी वस्तु को, है ना, मैं इसे लिख देता हूं, जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और पृथ्वी का यही आकर्षण बल, पृथ्वी का यही आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस टॉपिक को एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या बोला कि जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, मतलब यानी कि ऊंचाई पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, इसे अगर हम स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और याद करिए पृथ्वी का यही जो आकर्षण बल है वो कौन सा बल कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल क्या है दोस्तों, यह जो है हमारा पृथ्वी है, ये हो गया हमारा पृथ्वी, है ना। अब मान लेता हूं कि मैं कोई ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर पॉइंट से छोड़ रहा हूं, इस ऊंचाई से P पॉइंट से छोड़ रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आएगी और इस पॉइंट पर आएगी, पॉइंट ये पर, मतलब कुछ हाइट पर यहाँ पर कोई वस्तु को लेते गया मैं और इसे डायरेक्टली मैं छोड़ दूंगा तो यह पृथ्वी के इस पॉइंट पर आके गिरेगी, इस सतह पर आके गिरेगी। पृथ्वी क्या कर रही है, इस वस्तु को आकर्षित की और यहाँ पर यह वस्तु आके गिर गया, और जिस बल के कारण यह आकर्षित की उस बल को हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों F=mg, जहां पर जो है, जहां m जो है वह होगा वस्तु का द्रव्यमान, कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान। g जो है वह हो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण। इसके लिए मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, अभी जस्ट आगे समझाऊंगा। गुरुत्वीय त्वरण जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
याद रखिएगा दोस्तों, इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो अभी हम लोग एक बात समझ गए दोस्तों कि गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? जब कोई भी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, पृथ्वी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी के यही आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने गुरुत्वीय बल को अच्छे से जान लिया। अब हम लोगों का बारी है गुरुत्वीय त्वरण जानने का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कैसे ये वेरी करता है, ये अभी के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर सपोज दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इस वस्तु को, ये पार्टिकुलर पॉइंट इससे मैं यहाँ पर पकड़े हुए हूँ, और अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो यह डायरेक्ट कहाँ हो जाए? नीचे की ओर गिरेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने आकर्षण बल के कारण नीचे खींच लेगी, है ना। अब जब नीचे खींचेगी दोस्तों, तो इसमें सवाल क्या है, अगर मैं इस वस्तु को ऐसे करके छोड़ता हूँ तो क्या जब यह नीचे की ओर गिरेगी तो बताइए क्या इसके गति की दिशा में कोई परिवर्तन होगा? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब ये मार्कर नीचे की ओर गिरेगा, जब ये मार्कर नीचे की ओर गिरेगा तो क्या यह मार्कर नीचे की ओर गिरने के बजाय क्या उधर चला जाएगा क्या? या इसकी गति की दिशा में परिवर्तन होकर उधर चला जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब इस मैं मार्कर को छोड़ूंगा तो यह इस मार्कर को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, मतलब इसके गति की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर मैं बात करूंगा कि अगर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो उसके गति की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। क्यों नहीं बदलता उसके गति की दिशा? क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसे अपनी तरफ, गुरुत्वीय बल है उसे अपनी तरफ खींचे रखती है, उसकी गति की दिशा को बदलने नहीं देती। परंतु अगर गति की दिशा तो नहीं बदल रही है, क्या नहीं बदल रही है यहाँ पर दोस्तों? वस्तु के गति की दिशा नहीं बदल रही है, वस्तु के गति की दिशा नहीं बदलती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कान डज नॉट चेंज, है ना। ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाउएवर, जबकि इसका जो वेग है, वेग बदलता है। इसका जो वेग है वह वेग क्या करता है? बदलता है। अब बोलिएगा सर वेग बदलता है लेकिन डायरेक्शन कैसे नहीं बदलता है? देखिए, अभी यह वस्तु को मैंने पकड़ रखा है तो इस टाइम इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो आप सभी वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कि जब तक ये वस्तु रेस्ट, अभी मैंने इसे पकड़ के रखा है तो ये वस्तु कौन सा अवस्था में है? गति अवस्था में कि विराम अवस्था में? रेस्ट में, विराम अवस्था में। तो दैट मीन्स यहाँ पर u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस वस्तु को छोड़ूंगा तो इसमें कुछ वेग होगा, कुछ ना कुछ तो स्पीड आ जाएगा इस वस्तु में, तो आने की यहाँ पर v जो है कुछ ना कुछ हो जाएगा, समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो क्या बताइए वेग में परिवर्तन हुआ? पहले तो वेग 0 था, लेकिन जैसे ही मैंने इस वस्तु को छोड़ा धीरे धीरे इस वस्तु का वेग भी क्या करने लगा? बदलने लगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उस वस्तु की गति की दिशा तो नहीं बदलती है, लेकिन उसका जो वेग होता है वह वेग बदलता है। यानी कि डायरेक्शन जो है डज नॉट चेंज, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। हाउएवर, जबकि जो है, हाउएवर इसका जो वेलोसिटी है यानी कि वेग है, वेलोसिटी चेंजेस, इसका वेग जो है वह बदलता है। यानी कि कोई भी वस्तु को छोड़िएगा ऊपर से नीचे, ऊपर से छोड़िएगा तो जाहिर सी बात है वह नीचे की ओर गिरेगी, मतलब उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है लेकिन उसका वेग बदलता है, स्पीड हमेशा बदलते रहता है। अब वेग जब बदलेगा तो याद करिए आप गति वाला चैप्टर, वेग में परिवर्तन होना, वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कह रहे थे? त्वरण कह रहे थे। अब तो आपको याद आता होगा, मतलब जब भी कोई वस्तु को नीचे के छोड़ा जाता है तो वह नीचे की ओर गिरती है, तो लगातार उसके वेग में परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। लेकिन यह त्वरण किसके कारण से लग रहा है दोस्तों? यह त्वरण लग रहा है पृथ्वी के कारण, और पृथ्वी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व, पृथ्वी को हम लोग कहेंगे गुरुत्व। आज पृथ्वी के कारण त्वरण लग रहा है, इसलिए यह हो गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण। मतलब पृथ्वी के कारण
वस्तु के ऊपर जितना त्वरण लगता है वही आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं कि जब भी कोई वस्तु को छोड़ा जाता है तो वह ऊपर से नीचे के दरमियान जो है वह अपनी गति की दिशा तो नहीं बदलती है, लेकिन उसका वेग जो है वो बदल जाता है, और वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। लेकिन यह त्वरण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? यह त्वरण उत्पन्न हो रहा है हमारी पृथ्वी के कारण, यानी कि गुरुत्व के कारण। तो इस कारण से इसे हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा ले रखा है, तो जब मैं इसे P पॉइंट से छोड़ूंगा तो यह नीचे की ओर ही गिरेगी, मतलब इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ना तो ये इधर जाएगी, ना तो इधर जाएगी, ना तो उधर जाएगी, मतलब हमेशा इसका डायरेक्शन यही रहेगा, सेम डायरेक्शन। इसका दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका वेग में परिवर्तन होगा। इस टाइम जब ये रुका हुआ तो u = 0, और जैसे जैसे आएगा तो धीरे 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 उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा, और यहाँ पर v = 0 हो जाएगा। लेकिन इधर तो उसका जो वेग है वो तो बदलते रह रहा है ना, तो वेग में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को हम लोग कहेंगे त्वरण। लेकिन यह त्वरण किसके कारण से लग रहा है? तो पृथ्वी के कारण से लग रहा है। पृथ्वी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व, तो इस कारण से इसे हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो यानी कि g का वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि मेरा पहला लेक्चर अगर आप लोगों को याद होगा, और अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो पहला लेक्चर याद होगा दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। आप पहला लेक्चर मेरा देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि जो g है, बड़ा g है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये कभी भी नहीं बदलता। गुरुत्वाकर्षण नियतांक डज नॉट चेंज, कोई भी चीज में चेंज ही नहीं हो सकता है। आप दूसरे यूनिवर्स में चलिए, मतलब इसका नाम क्यों रखा गया? इसका नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब पूरा ब्रह्मांड के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका कभी भी वैल्यू बदलने वाला नहीं। जबकि ये जो छोटा g का मान है वो वेरी करते रहता है। अब हम लोगों को यही पढ़ना है दोस्तों कि छोटा g का मान कब कब बदलते रहता है, कब कब वेरी करेगा, है ना। तो हम लोग आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। तब तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे मैं मिटा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया है, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण। अब हम लोगों को कवर करना है बड़ा जी और छोटा जी के बीच में क्या संबंध होता है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है सो जानते हैं। आइए दोस्तों, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। मैं लिख देता हूँ एक बार गुरुत्वाकर्षण बल का। ये फॉर्मूला है F = g बड़ा M छोटा m अपॉन d²। याद करिए दोस्तों, ऐसे था, है ना, मैंने लिया था F = g m1 m2 अपॉन d², ठीक है। तो m1 को मैंने ले रखा है बड़ा M और m2 को ले रखा है छोटा m। ये बड़ा m हो गया पहला वस्तु का द्रव्यमान, और ये छोटा जो हो गया वह दूसरे वस्तु का द्रव्यमान। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ। अब जो है वह है गुरुत्वीय बल। इसका जो फार्मूला होता है गुरुत्वीय बल का फार्मूला F = mg, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूँ। अब आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कि अगर दो इक्वेशन आपको दिया गया है, कितने इक्वेशन? दो इक्वेशन, जिसका LHS बराबर हो। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 का LHS में F है और इक्वेशन 2 के भी LHS में F है। मतलब अगर दो इक्वेशन दिया गया और दोनों का LHS या तो फिर RHS बराबर हो, तो यहाँ के केस में हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वेशन के LHS में बराबर है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है? जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, मतलब m = g बड़ा M छोटा m अपॉन d²। ये स्मॉल m कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा g = बड़ा G बड़ा M अपॉन d²। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी पर, समझिए मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी ग्रह की, है ना।
तो पृथ्वी ग्रह की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ तो यह ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आग की ओर गिरेगा इस यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर। यह है पृथ्वी का सतह, पृथ्वी के सतह पर, और इस हाइट पर से छोड़ रहा हूँ, इस प्रॉपर हाइट पॉइंट पी। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु को पी हाइट से, उस ऊंचाई से छोड़ता हूँ, है ना, तो वह नीचे, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो गुरुत्वीय बल के कारण यह ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा पृथ्वी की सतह पर। जब गिरेगा तो उस टाइम कितना के स्पीड से गिरेगा, तो ये देखिए G=Gm/d²। यहाँ पर जो G होगा ये तो आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ पर G का वैल्यू जो लीजिएगा 6.67 × 10⁻11। बड़ा M का जो वैल्यू लीजिएगा, बड़ा M माने कि पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, बड़ा M का वैल्यू पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन d²। जब इस वस्तु को मैं छोड़ूंगा तो यह वस्तु किधर गिरेगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरेगी, और केंद्र से लेकर बाहर तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। यानी कि छोटा जी का फॉर्मूला क्या निकल गया, बड़ा जी बड़ा M अपॉन d²। यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया, यही आपको फॉर्मूला निकालना था, रिक्वायर्ड फॉर्मूला, है ना, छोटा जी के लिए। कितना के लिए, छोटा जी के लिए। सवाल अब ये उठता है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि क्या सर ये जो छोटा जी का वैल्यू है, स्मॉल जी का वैल्यू, ये स्मॉल जी का वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल जी का वैल्यू कितना है। तो उसके लिए हम लोग एक करके देखते हैं कि आखिर स्मॉल जी का वैल्यू कितना आता है। इसमें मैं इसे मिटाता हूँ। फॉर्मूला क्या निकला हुआ है दोस्तों, उस पॉइंट को याद रखिएगा, छोटा जी, है ना, छोटा जी अभी बताए थे कि गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी इक्वल टू, बड़ा जी है, बड़ा जी तो आने की कांस्टेंट होता है ये 6.67 × 10⁻11 मल्टीपल m आने के भी हम कौन से ग्रह पर है दोस्तों, पृथ्वी पर है। तो क्या पृथ्वी सभी को एक समान त्वरण से खींचती है, तो बिल्कुल जी हाँ, पृथ्वी सभी वस्तुओं को एक समान त्वरण से खींचती है। कितना के त्वरण से, स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर/सेकंड² के त्वरण से खींचती है। यही हमको क्या करना है, टू प्रूफ, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है कि क्या इतना सच में होता है। तो बड़ा M के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, तो आप जिस सतह पे हैं उसका द्रव्यमान लीजिएगा। तो मैं अभी किस सतह पर हूँ, पृथ्वी पर हूँ, तो मैं पृथ्वी का द्रव्यमान लेता हूँ। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 बटा d²। अब अगर कोई वस्तु को गिराइएगा तो पृथ्वी सभी वस्तु को किधर खींचती है, अपने केंद्र की ओर। तो केंद्र से बाहर तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। पृथ्वी का त्रिज्या पता ही है मुझे, d के जगह पर त्रिज्या बैठाऊंगा 6.4 × 10⁻6, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो डिजिट को एक साथ कर देता हूँ, 6.67 × 6 × 10⁻11 स्क्वायर है, दो बार लिखूंगा 6.4 × 10⁻6। छोटा जी इक्वल टू हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा आप 40.02 × -1124। आप लोग 9 क्लास में एक रूल पढ़ेंगे कि अगर बेस सेम हो, आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो जोड़ेंगे -11 24 को, -11 + 24 को जोड़िएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, है ना। तो 10 के पावर 13 बटे 6.4 को गुना करिएगा तो 40.96 गुना, इसको तो मैं डबल बार लिखूंगा, 10 के 6 का स्क्वायर है तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। ये बेस सेम है यहाँ पर भी, तो पावर यहाँ भी जुटेगा, मतलब 6 + 6 यानी कि हो जाएगा 10 के पावर 12। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और इसको कट करिएगा तो 0.977 आएगा। G = 0.977 को मैं लिखूंगा 98 × 10⁻13। ये 12 है तो ऊपर लेते जाऊंगा तो -12, ये G का वैल्यू हो जाएगा 0.98 × 10⁻13 में से 12 गया तो एक हम लोग पावर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.8 मीटर/सेकंड² निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी वस्तु को स्वतंत्र रूप से किसी ऊंचाई से गिराता हूं तो वह नीचे की ओर गिरेगी, लेकिन कितना के त्वरण से गिरेगी, 9.8 मीटर/सेकंड²। अब सवाल ये उठता है
कि जिस तरह से बड़ा जी जो है वो कांस्टेंट रहता था, बड़ा जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षणीयता, ये हमेशा जिस तरह से कांस्टेंट रहता था हर एक जगह पर, कभी भी नहीं बदलता था। क्या ये जो छोटा जी है, क्या ये भी कांस्टेंट रहेगा? सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बड़ा जी हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। कितना? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो क्या ये छोटा जी हर जगह कांस्टेंट रहेगा? सवाल ये उठता है। तो इसका आंसर है नहीं। बड़ा जी तो आपका कांस्टेंट रहेगा हर एक जगह, जबकि ये जो छोटा जी का वैल्यू है वह कभी भी कांस्टेंट होने वाला नहीं। हर एक जगह नहीं बोल सकते, मतलब अलग अलग जगहों पर जाने से ये छोटा जी कभी बढ़ता है, कभी घटता है और कभी कभी शून्य हो जाता है। बस हमें आज का टॉपिक यहाँ तक हमको कंप्लीट करना है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जी के मान का बदलना, वेरिएशन ऑफ जी, कि कहाँ कहाँ पर ये जो छोटा जी है वह बदलेगा, है ना। तो अभी हम लोग देखें कि ये जो जी का फॉर्मूला निकाले हम लोग, बड़ा जी बड़ा m/d²। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, डी का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या, या हो गया पृथ्वी का केंद्र। तो केंद्र से लेकर बाहर ये दूरी, जो बाउंड्री वाला जो दूरी है वह क्या कहलाता है? त्रिज्या, आर। चलो मैं इसे डी के जगह पर आर लिखता हूँ, r²। ठीक है, इधर भी त्रिज्या 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 त्रिज्या। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जी जो है वो ऊपर में है और आर नीचे में। अगर मैं आर को बढ़ा दूं, त्रिज्या बढ़ जाए, है ना। अगर पृथ्वी की त्रिज्या को बढ़ाते जाए, पृथ्वी की त्रिज्या को बढ़ाते जाए, बढ़ गया है पृथ्वी का त्रिज्या, तो जी का वैल्यू क्या हो जाता है? तो ये ऊपर है और ये नीचे है। व्युत्क्रमानुपाती उसे कहते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर अर्थ जो है, अर्थ का अगर ये रेडियस को बढ़ा दिया जाए, इस रेडियस को बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर इसे मैक्सिमम कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जी का जो वैल्यू हो जाएगा वह मिनिमम आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होगा। बट अगर मान लेते हैं कि आर जो है वो कम कर दिया जाए, अगर रेडियस कम हो जाएगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। मतलब अगर अर्थ का रेडियस अधिक होगा, त्रिज्या ज्यादा होगा, पृथ्वी का त्रिज्या ज्यादा होगा, तो उस टाइम जी का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी का त्रिज्या कम होगा तो जी का वैल्यू अधिक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये कैसे कैसे वेरिएट करता है, कहाँ कहाँ बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वो सर्कुलर शेप नहीं होता है, सर्कल में स्फेरिकल शेप नहीं होता है ना। अब हम लोग कई बार पढ़े कि जो पृथ्वी का आकार है वह गोल है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। वह कैसा आकार है? उसका जियोइड शेप माना जाता है। जियोइड शेप, जियोइड शेप क्या होता है? ना तो पूरा पूरी गोल और ना ही पूरा पूरी चपटा। ठीक है, ये कहीं कुछ इस प्रकार के आकार का हुआ। ये अर्थ का सेंटर हो गया। इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? इक्वेटर, विषुवत रेखा। और इस वाले लाइन को हम लोग कहते हैं पोल। यहां पर ये हो गया पोल। ये तो हो गया हमारा सेंटर, ओ दे दिया, केंद्र। अब देखिए कौन सा लाइन आपको छोटा लग रहा है? क्या ये वाला छोटा लग रहा है? इस पॉइंट का नाम ये और इस पॉइंट का नाम भी। ओ ये लाइन छोटा है या ओ बी लाइन छोटा है? जाहिर सी बात है ओ ये जो है वो लेस है, छोटा है। किससे? ओ बी से। मतलब ये वाला लाइन का जो त्रिज्या है वो क्या है? अधिक है। अभी हमने पढ़ा है जी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? Gm/r²। d² को मैंने r² लिखा है। अगर मैं क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर त्रिज्या बढ़ जाए तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र से इक्वेटर की तरफ जाइएगा तो वैसे वैसे आपका जो जी का वैल्यू है वह क्या करते जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होते जाएगा। मतलब यानी कि केंद्र से इक्वेटर की ओर जाने पर, विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान कम होते जाता है, कुछ कम हो जाता है। लेकिन ये तो केस समझ में आ गया, इसलिए कम हुआ क्योंकि इसका रेडियस, इसकी OA की तुलना में OB का रेडियस क्या अधिक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ केंद्र से लेकर इस ओर जाएंगे तो वैसे उसका रेडियस बढ़ेगा और त्रिज्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा तो उसका जो ग्रेविटी कांस्टेंट है वो घट जाएगा। लेकिन अगर मैं पोल की ओर जाता हूँ, पोल ये, तो इसका तुलना में तो रेडियस ये वाला कम हुआ पोल की तरफ, एट पोल आने की ध्रुव पर, ध्रुव पर क्या होगा, यहाँ का रेडियस कम है यानी कि जी का मान ज्यादा होगा। तो वहां पर एट पोल, ध्रुव पर क्या है, ध्रुव पर पृथ्वी का त्रिज्या है कम, तो वहां पर जो है जी का जो मान होगा वो अधिक होगा, है ना। पोल पर जाइएगा तो वहां पर त्रिज्या कम, तो वहां पर जी का जो वैल्यू है वह मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन तब तक आप अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आगे की ओर थोड़ा सा एक कदम आगे सोचिए, क्लास 11th के बारे में। अब मान लेता हूं दोस्तों कि अगर क्या होगा, ये तो पृथ्वी का सरफेस है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी का जमीन है, ये है ना, ये जो है आपका पृथ्वी का जमीन। आप इस जमीन से ऊपर उठते गए एक सर्टेन हाइट पर, बहुत दूर चलते गए, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। अब सरफेस से ऊपर चलते गए एट हाइट, पूरा हाइट पर चलते जाएंगे, तो उस टाइम जी का वैल्यू क्या रह जाएगा आपके लिए, क्या जी का वैल्यू कम होगा या ज़्यादा होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, तब तक आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों आइए अब हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। ये तो अर्थ का सरफेस है ना, ये अर्थ का सरफेस, मतलब पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का जमीन है, ये बाउंड्री जो दिख रहा है ये आपको बाउंड्री, ये पृथ्वी का जमीन है। अब क्या होगा, अगर मैं इस सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से, पृथ्वी के जो सतह से कोई वस्तु को बहुत अधिक ऊंचाई पर, मतलब इस ऊंचाई पर लेते जा रहा हूँ, पॉइंट P, वहां से इसको मैं ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, लेकिन उसके लिए जी का वैल्यू क्या रह जाएगा, वहां पर जी का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना। तो ये तो पृथ्वी का केंद्र है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, r त्रिज्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो मैंने क्या ले रखा है, h ले रखा है। पृथ्वी के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से इस हाइट तक के डिस्टेंस को मैंने क्या ले रखा है, h। यहाँ के लिए अर्थ के सरफेस पर, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक खास बिंदु पर जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो मुझे पता है कि Gm/r² होगा, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा है, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या, Gm/r²। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए जो गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा स्मॉल, यहाँ पर तो जी ले रखा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, तो इसके लिए मैंने जी डैश ले लिया, Gm/, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ अर्थ, मास m, बड़ा m को ही क्यों नहीं इसलिए लिए क्योंकि यह वस्तु कहीं पर भी गिरेगा कहाँ पर, अर्थ पर है, मास ऑफ अर्थ मैंने ले रखा है, r², तो यहाँ से लेकर इसे तो पृथ्वी का केंद्र खींचेगा ना, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुआ r, और यहाँ से यहाँ तक का हुआ h, तो मैं अगर टोटल ले लूंगा पॉइंट P से लेकर पॉइंट O तक का, तो पॉइंट P से लेकर पॉइंट O तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक h, और फिर इधर जोड़ दूंगा r, तो हो जाएगा r + h, ये स्क्वायर था तो इसका मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर।
इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। पृथ्वी के इस सतह पर अगर कोई वस्तु है तो उस टाइम उसके लिए जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो कितना लगेगा? बड़ा जी बड़ा एम अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि हमने ड्राइव किया था। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि पृथ्वी के सतह से कोई वस्तु को ऊपर लेते जा रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट को एट हाइट सर्टेन हाइट पर लेते जा रहा हूँ, तो सर्टेन हाइट पर लेते जाऊंगा तो उसके लिए बड़ा ये जो स्मॉल जी है वह वेरी करेगा, तो अलग रहेगा स्मॉल जी, तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया? जी डैश ले लिया। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बड़ा जी बड़ा एम वो इसलिए क्योंकि वस्तु का ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बदलेगा नहीं, अर्थ पर ही गिरेगा, तो इसलिए बड़ा एम लिया। अपॉन यहाँ पृथ्वी के केंद्र पर गिरेगा तो केंद्र से यहाँ तक का ये सरफेस का डिस्टेंस हुआ आर त्रिज्या, और फिर सरफेस से लेकर इस हाइट तक का डिस्टेंस हुआ एच। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो एच और आर को मैंने जोड़ दिया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। डिवाइड देते हैं दोस्तों, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 वी गेट, मतलब समीकरण, अभी सब आपको तो हिंदी आना चाहिए, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर हम क्या पाते हैं? तो समीकरण 1 और 2 को 1 से भाग देंगे, 2 को 1 से, है ना, तो बड़ा जी हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, सॉरी बड़ा जी नहीं, जी डैश अपॉन क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू, जी डैश का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मेन बटा है तो मेन बटा दूंगा, स्मॉल जी का वैल्यू जो दे रखा है वो है बड़ा जी बड़ा एम अपॉन आर स्क्वायर, जी डैश बटे जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये भागा में, इसको मैं गुना में लिखता हूं तो मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो आर स्क्वायर ऊपर और बटे जी एम नीचे। जी एम को आज हमको मर्डर कर देना है, तो इसके लिए मैं अलग से तलवार निकालता हूं, ये कट गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, कटने के बावजूद मेरे पास क्या बचा? जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या बचा? यहाँ पर तो ये दोनों कट गया, तो क्या बचा है? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो मैं दोनों का स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच बोथ का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का होल स्क्वायर। इस पॉइंट के लिए मैंने जी का वैल्यू, जी हम लोग जानते हैं कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। हाइट के लिए क्या लिए थे? जी डैश, क्योंकि यहाँ पर अलग होगा जी तो मैंने जी डैश लिया था, जी एम अपॉन यहाँ से यहाँ तक का एच था और यहाँ से यहाँ तक का आर था, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वेशन 2। दोनों को भागा दीजिए इक्वेशन 2 और 1 को, जी डैश अपॉन जी, तो जी डैश का वैल्यू कितना है? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मेन बटा दिया मैंने, जी का वैल्यू कितना दे रखा है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों को आगे मैंने काम करते गया, अभी तक मुझे ये प्राप्त हुआ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों, मेरा क्या निकल गया है? जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश मैं निकालता हूं तो ये जी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही आपको चाहिए था, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। मतलब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हाइट पर लेते जाता हूँ, इतना ज़्यादा हाइट पर, अर्थ का सरफेस बहुत ज़्यादा हाइट पर, बहुत ज़्यादा हाइट पर लेते गया, तो वहाँ पर जी डैश यानी कि वहाँ पर कुछ अलग काम करेगा गुरुत्वीय त्वरण, और वह ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना होगा? जी, मतलब अभी का ग्रेविटी एक्सेलरेशन इनटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जहाँ पर तो आप जानते होंगे कि इस जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आर तो आपको पता ही होगा कि ये जो आर है वह कितना है? ये जो आर है वह होता है अर्थ का 6400 किलोमीटर, है ना, ये होता है। अब वैल्यू बैठाइए कितना हाइट तक गए। अगर मान लेते हैं आप गए हैं अर्थ से मान लेते हैं कि 2000 किलोमीटर ऊपर गए,
अर्थ से 2000 किलोमीटर, तो वहाँ पर जी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप आराम से बैठा सकते हैं 9.8 बैठेगी अपॉन आर की जगह पर 6400 किलोमीटर, यहाँ पर भी आर की जगह पर 6400 किलोमीटर अपॉन एच की जगह पर 2000 किलोमीटर। सबको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका निकल जाएगा कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर इतना मेरा लगेगा। अब मैं इसे और भी थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे कि दोस्तों अगर मैं मान लेता हूं ये तो बहुत हाइट पर रहा, अब मैं मान लेता हूं फॉर सपोज कि ये जो अर्थ है ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है, ये इस पॉइंट, ये तो आपको पता ही होगा कि अर्थ का जो त्रिज्या है वो आर जो है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर का त्रिज्या। अब मैं इसकी अपेक्षा में इसे बहुत कम हाइट पर लेते जा रहा हूँ, बहुत कम हाइट मतलब आने की 10 किलोमीटर है, पी पॉइंट 10 किलोमीटर, एच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर है। तो बताइए क्या यहाँ पर हाइट बहुत कम है? बिल्कुल कम है। इस त्रिज्या की तुलना में त्रिज्या 6400 किलोमीटर और इसके पास कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर ही। तो इस त्रिज्या की तुलना में अगर मैं हाइट को बहुत कम रखूंगा तो क्या होगा उसके लिए कहानी? तो उसके लिए कहानी क्या होगा, इफ अगर h टू मच लेस देन r, अगर हाइट जो है बहुत कम रहेगा किससे? r से। जैसे कि r यहाँ पर 6400 किलोमीटर और h कितना 10 किलोमीटर, ये बहुत कम रहेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? आइए, g डैश इज इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर को इसे मैं लिख सकता हूँ r प्लस h अपॉन r माइनस 2। मैथ में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि अगर आप इस तरह करके हैं, इसको आप पलट के लिखते हैं तो ये जो पावर है उसका पावर में माइनस आ जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी, ये दोनों को भागा देते हैं, आर को भागा दीजिएगा तो 1 प्लस एच और आर को भागा दीजिएगा तो एच अपॉन आर माइनस 2। अब यहाँ से क्लास 9 वाले थोड़ा सा उसको मेहनत करना होगा और बाकी क्लास 11 वाले जो मैथ्स लिए होंगे उसको पता ही होगा कि आप पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे दोस्तों कि अगर 1 प्लस डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स बहुत कम होना चाहिए, पावर में मान लेते हैं 3 है, तो ये जो है या तो पावर n है, तो ये जो है उस डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। बट याद रखिएगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है 1 आना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 1 है प्लस ये डेल्टा एक्स की जगह पर ये है मेरा और वहां पर पावर है, तो इसका आ जाएगा आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला 1 प्लस n डेल्टा एक्स, मतलब इसे मैं लिखूंगा g डैश इज इक्वल टू g 1 ये प्लस ये माइनस 2 आ जाएगा, इसमें माइनस 2 एच अपॉन आर, प्लस इंटू माइनस तो आपको पता ही होगा कि माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। कब होगा ये दोस्तों? तो ये तब होगा जब h जो है बहुत बहुत कम रहेगा, तब। इसको आप जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए उससे रिलेटेड हम लोग एक प्रश्न करते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी के किस ऊंचाई पर रखा जाए? कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको पृथ्वी की कौन सा हाइट पर रखेंगे? ये तो आपको पता ही होगा, ये पृथ्वी का सरफेस है, ये जमीन है, ये हो गया पृथ्वी का सरफेस। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला कि किसी वस्तु को पृथ्वी के किस ऊंचाई पर रखा जाए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको पृथ्वी के किस ऊंचाई पर रखेंगे, मतलब एट व्हाट हाइट, कौन सा ऊंचाई पर रखिएगा। ये पृथ्वी का सरफेस है, ये सतह है, तो इसको कितना ऊंचाई पर आप रखिएगा। लीजिए ऊंचाई को हम यहाँ तक ले गए कि g का मान आधा हो जाए, तो अभी g का वैल्यू कितना, अभी g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप कितना ऊंचा पर रखिएगा वस्तु को कि 9.8 के आधा हो जाए। तो आधा हो जाए तो उसके लिए आपको क्या पूछा, ऊंचाई ना पूछा है, तो h इज इक्वल टू वाट। तो आइए एक बार अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी हाफ, ठीक है, किस हाइट पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाफ हो जाएगा ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अभी के प्रेजेंट वैल्यू से। तो अभी का प्रेजेंट वैल्यू क्या है दोस्तों, g इज इक्वल टू
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं इस ऊंचाई तक गया, मैं यहाँ तक गया, तो इस ऊंचाई कितना ऊंचाई चाहिए कि इसका आधा हो जाए, तो इसका आधे के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर अलग हो जाएगा तो इसको हम लोग ले लेंगे जी डैश। मतलब आगे कि आपको दिया हुआ जो जी डैश है वो क्या हो जाएगा, जी के आधा हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि पृथ्वी के किस ऊंचाई पर वस्तु को रखेंगे कि जो g का मान है वह आधा हो जाए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्रेजेंट वैल्यू के हाफ हो जाए। तो यहाँ पर है ये सतह और यहाँ से ये सरफेस से ऊपर चलते गए इस हाइट पर, प्रॉपर हाइट पर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से जैसे ही ऊपर चल जाइएगा तो ये आगे मैं चलते गया हूँ तो इसका आधा हो जाना चाहिए, तो आधा हो जाएगा तो वहां पर चेंज हो जाएगा जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने जी डैश दे रखा है। जी डैश इज इक्वल टू क्या बोला है, आधा हो जाए, अभी के वैल्यू से आधा हो जाए, तो मतलब जी बटा 2। नेक्स्ट हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन क्या पढ़े थे बच्चों, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आइए बनाते हैं। जी डैश की जगह पर मैं लिखूंगा बच्चों, जी डैश क्या दिया हुआ, जी अपॉन 2 इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कट गया। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे, बढ़ता हूँ आगे। तो क्या निकला है बच्चों, 1/2 ये स्क्वायर है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसको रूट चढ़ाऊंगा इधर, 1/2 इसका ओवर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। पलट के लिखता हूँ आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू रूट 1 का निकालूंगा तो 1 ही होगा, अपॉन ये रूट इसमें चढ़ जाएगा, है ना। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे वाले को, बाई सी एम कर देते हैं दोस्तों। आर को रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर रूट 2 इज इक्वल टू आर प्लस एच। आर रूट 2 ये आर प्लस में इधर आएगा तो आर माइनस में हो जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू एच। मुझे ये हाइट ही पता करना था बच्चों कि किस हाइट पर जी का वैल्यू जो आधा हो जाएगा, ये मुझे पता करना है। एच इज इक्वल टू आर रूट 2 माइनस आर, कुछ नहीं किया है, बस इसे पलट के लिख दिया हूँ। एच इज इक्वल टू आर, आर कॉमन मिल रहा है तो आर लिखूंगा और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, है ना। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरा फाइनल क्या निकला हुआ है यहाँ पर, h इज इक्वल टू आर रूट 2 माइनस 1। अब मैं इधर पढ़ता हूँ h इज इक्वल टू आर, मुझे पता है कि पृथ्वी का जो ये होता है 6400 किलोमीटर होता है त्रिज्या, रूट 2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1, h इज इक्वल टू 6400 ही लिखता हूँ, 6400 1.414 में 1 माइनस कीजिएगा 0.414 आएगा, पॉइंट हटाएंगे बटा में एक 1 2 3 अंक है, 3 0 2 0 2 0 मल्टीप्लाई कट गया, 5 दूना 10 और ये 32 दूना 64, कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 32 दूने 4 1 4 बटे 5। इसको आप घर में अपना गुना भागा कीजिएगा और इसका आंसर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसे कर लिया तो ये आया 2649.6 किलोमीटर। मतलब अगर आप पृथ्वी से 2649 किलोमीटर ऊपर चले जाइएगा ना तो पृथ्वी कितना के स्पीड से आपको खींचेगी बच्चों, पृथ्वी आपको खींचेगी इसके आधा के स्पीड से खींचेगी। बात समझ में, इसके आधा मतलब 9.8 का हाफ कर दीजिएगा, जो आएगा उतना के स्पीड से आपको नीचे की ओर खींचेगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी, ये हमारा अर्थ है और ये सेंटर है अर्थ का, है ना, और जैसे जैसे मैं अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लेते जाता हूँ, ऊपर की ओर लेते जाता हूँ, हाइट पर लेते जाता हूँ, तो उस टाइम जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो एक बार मैं उसको समरी में करके बता देता हूँ, क्लास 9 क्लास 11 के लिए हो जाएगा कि ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर है हमारे अर्थ का, ठीक। तो अगर मैं इस सेंटर से लेकर इधर जैसे जैसे मैं इधर की ओर चलता जाऊंगा, मतलब इक्वेटर पर चलता जाऊंगा, केंद्र से लेकर विषुवत रेखा की ओर चलता जाऊंगा, तो रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज।
त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम। यानी कि याद रखिएगा इक्वेटर पर जो जी का मान होता है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है वह कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका त्रिज्या वहां पर अधिक होता है। जबकि पोल पर, पोल मतलब ऊपर की ओर, यहाँ पर ध्रुव पर यानी कि केंद्र से ध्रुव की ओर जाइएगा तो वहां पर त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है कम। तो उस टाइम जी का जो वैल्यू हो जाएगा वो ज्यादा। यानी कि विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, जबकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। अब दो केस तो हो गया, यानी कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम। लेकिन जैसे जैसे अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते जाइएगा, ऊपर बढ़ते जाइएगा, ऊपर बढ़ते जाइएगा, तो अभी हम लोग देखे थे कि ऊपर बढ़ते जा रहे थे तो 9.8 से कम होते जा रहा था ऊपर जैसे जैसे, मतलब यानी कि पृथ्वी के सतह से भी आप अगर ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो वहां पर जी का जो वैल्यू हो जाएगा वह क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। सतह के ऊपर भी चलते जाइएगा तो भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा, और इस धरती के अंदर भी चलते जाइएगा, मतलब सतह के नीचे भी चलते जाइएगा तो भी जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। मिला जुला के समझिए, अगर धरती की सतह से ऊपर की ओर चलते जाइएगा जी का वैल्यू कम हो जाएगा, धरती की सतह से नीचे की ओर चलते जाइएगा तो भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर तो जाइएगा तो भी जी का वैल्यू कम होगा, सिर्फ ध्रुव पर जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो पूछता है आपके एग्जाम में कि किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वहां पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, पृथ्वी सतह के अंदर में चलते जाएंगे वहां पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। लेकिन पूछ देगा कि पृथ्वी के किस बिंदु पर जी का जो वैल्यू होता है वह जीरो होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू जीरो होता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, वहां पर आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा अगले लेक्चर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। एक और टॉपिक बच गया कि अगर मैं पृथ्वी के डेप्थ में चलते जाऊंगा, ये तो मैंने हाइट को लेकर बताया, लेकिन अगर मैं डेप्थ पर चलते जाऊंगा तो उस टाइम कितना होगा, तो इसे मैं फिर से लेक्चर नंबर 5 में कवर कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। वैसे भी बच्चे एजुकेशन वीडियो के लेंथ को देखकर ही घबरा जाते हैं कितना लंबा है। अगर आप यही वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा तो काफ़ी आपको नॉलेज आ जाएगा। क्लास 9 भी, क्लास 11 भी, सभी बोर्ड के लिए नेसेसरी है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी नए अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।